वेलकम, दिस इज़ वेरोनिका। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2019। अब देखिए, ये रिपोर्ट आना बहुत ही ज़रूरी था बिकॉज अगर हमें पता होगा कि हमारे ग्लोब पे, ग्लोबली अर्थ पे क्या क्या रिस्क्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम प्लान कर पाएंगे कि हमें अब इसको कोई भी प्रॉब्लम अगर आनी है उसको कैसे फेस करना है। तो इसीलिए ये जो सर्वे है और ये रिपोर्ट जो है वो आई है। अब इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरे वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और पीडीएफ के लिए फेसबुक पे भी अपलोड कर दिया जाएगा और टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दिया जाएगा। और ये है हमारा चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, और जितने भी कोर्सेज हैं आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनमें से किसी भी कोर्स के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी साइट पे विजिट कर सकते हैं। अब देखिए, एग्जाम के हिसाब से इसका क्या रेलेवेंस है, इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया है, क्योंकि प्रीलिम्स के हिसाब से कोई भी जो रिपोर्ट आती है उसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और उसका सिग्निफिकेंस और सब्जेक्टिव लेवल पे इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, कौन सी थ्रेट्स हैं ग्लोबल ऑर्डर और स्टेबिलिटी को लेके, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन है आपके लिए कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है उसको किसने पब्लिश किया है। अभी तक अगर आपने स्लाइड ध्यान से देखी तो आपका आंसर दिख गया होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वरना आगे तो हम डिस्कस करेंगे ही। तो देखिए, यहाँ पे पहले ही लिखा है कि इसको किसने पब्लिश किया है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट यानी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2019, कि इसमें कौन कौन से जोखिम हैं हमारी धरती पे, ग्लोबली हर कंट्री के ऊपर, या किसी भी तरीके से ले लीजिए, टेक्नोलॉजी वाइज ले लीजिए, आप इकोसिस्टम एनवायरनमेंट वाइज ले लीजिए, तो क्या क्या जोखिम यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। देखिए, दो तरीके से ये जोखिम डिस्कस किए जाएंगे। एक हो गया लाइक्लीहुड। लाइक्लीहुड होता है संभावना कि कौन कौन सा जोखिम हो सकता है आगे आने वाले समय में, उसकी क्या संभावना है, कौन कौन से जो रिस्क हैं उनकी संभावना है। और दूसरा होता है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट होता है प्रभाव, यानी जो ऑलरेडी चीजें हो रही हैं बहुत सारी, उनके प्रभाव की वजह से क्या जो रिस्क हैं, जो जोखिम हैं, हमें उठाने पड़ सकते हैं ग्लोबली, चाहे वो भारत हो गया या कोई और देश हो गया। तो यहाँ पे हम एज अ अर्थ सिटीजन, ग्लोबल सिटीजन बात करेंगे, क्या क्या इम्पैक्ट प्रभाव की वजह से जोखिम आ सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और देखिए, इसको रिलीज किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। ये आपको आंसर यही है जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था। अब देखिए, इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस रिपोर्ट का। ये रिपोर्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये हमको जागरूक कर रही है आगे आने वाले खतरों के बारे में। ये बता रही है कि किस तरह से आगे आने वाले सालों में जो ग्लोबल रिस्क्स हैं लैंडस्केप से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो क्या हो सकते हैं, और कैटास्ट्रॉफिक यानी विपत्तिपूर्ण, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। और इस रिपोर्ट का बहुत अच्छा पर्पस ये है कि जितने भी रिस्क की हम बात करेंगे वो सब अकेले अकेले नहीं हैं। यहाँ पे लाइक्लीहुड यानी जिनकी संभावना है वो भी 10 रिस्क बताए हैं, इम्पैक्ट यानी प्रभाव की वजह से भी 10 रिस्क बताए हैं, जो कि इन दोनों रिपोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा ये जो लिस्ट है ये कॉमन रहेंगे। ओके, लेकिन इन रिस्क से हमको बहुत हेल्प मिलेगी कि हमको जो मल्टीलेटरल स्टेक होल्डर्स हैं, अब स्टेक होल्डर्स इन रिस्क में क्या कौन हो सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज हो सकती हैं, उनकी गवर्नमेंट्स हो सकती हैं, सिविल सोसाइटी हो सकती है, बिजनेस लीडर हो सकते हैं, कि उनको किस तरह से आगे बढ़ना है। और ये जितने भी रिस्क हैं 10 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, ये इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि कोई जो रिस्क या जोखिम आएगा वो अकेले किसी वजह से आएगा, ये इंटरकनेक्टेड है। अगर एक रिस्क आएगा तो उसकी वजह से दूसरा भी हो सकता है, दूसरा जोखिम अगर आएगा तो वो किसी और वजह से आया होगा। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है, राइट। जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे कैसे इंटरकनेक्टेड है ये आपको समझ आ जाएगी। अब देखिए, अगर टॉप 10 रिस्क की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, एक हो गया लाइक्लीहुड, जिनकी संभावना है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, और जिनका प्रभाव जो टेक्नोलॉजी थ्रेट की वजह से आएंगे या किसी भी वजह से आ सकते हैं, राइट। अब देखिए आगे, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा वेदर में जो चेंजिंग आती है, उससे सबसे बड़ा फ्लड्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे फ्लड्स, आपने केरला फ्लड्स देखे होंगे, उससे पहले श्रीनगर में कितने फ्लड्स आए थे। अब जितने भी ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं ऑलमोस्ट हमारे देश में हो चुके हैं और आगे आने का भी इनका खतरा है। और इवन कि हमारे देश की हम बात कर रहे हैं बल्कि ग्लोबली, राइट।
उसके बाद देखिए स्टॉर्म्स, बहुत सारे हरिकेन्स एंड साइक्लोन्स के बारे में आपने सुना है कि वो कितनी तबाही मचाते हैं, उनका भी आने का खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा है कि आगे आने वाले समय पे रिपीटेड फ्रीक्वेंट जो स्टॉर्म्स हैं वो आएंगे। उसके बाद देखिए एक हमारा फेलियर रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसको हमने जो भी उसके रिजल्ट्स हैं उनको हमको घटाना है और अकॉर्डिंगली अडेप्ट करना है, लेकिन इन दोनों ही चीज़ों में हमारा एज अ ग्लोबल सिटीजन एक फेलियर रहा है। उसी की वजह से ये जो थ्रेट्स हैं, ये जो रिस्क्स हैं, ये और बढ़ गए हैं। राइट, अब देखिए जो मेजर नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो भी आते रहते हैं। देखिए जो भी ये हम संभावना की बात करें या आगे आएंगे, लेकिन ये सारे रिस्क आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब नेचुरल डिजास्टर में सबसे पहले अर्थक्वेक, कितने सारे खतरनाक अर्थक्वेक्स आपने देखे हैं। गुजरात का अर्थक्वेक जिसने बहुत तबाही इंडिया में मचाई थी वो आप सबको याद होगा, लेकिन उससे कम गति के अर्थक्वेक्स जो हैं बाद में भी डिफरेंट स्टेट्स में आते रहते हैं और ग्लोबली भी बहुत सारी कंट्रीज, अभी नेपाल का कितना खतरनाक अर्थक्वेक हुआ था, आपने देखा कि कितनी जान जा सकती है इन रिस्क की वजह से। उसके बाद सुनामी 2004 की सबको याद होगी कि हमारी कंट्री पे किस तरह का प्रभाव पड़ा, कोस्टल जो स्टेट्स थी कितना नुकसान हुआ वहाँ पे, तो इस तरह से सुनामी को भी इस ग्लोबल रिस्क लिस्ट में डाला गया है। उसके बाद वॉल्केनोज भी अब आने वाले समय में एक बहुत बड़ा रिस्क जो है वो होंगे, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को फ़र्क पड़ता है, पॉपुलेशन को फ़र्क पड़ता है, लोगों की जान भी जा सकती है जो आगे पीछे वाले एरिया में अगर अचानक से कोई वॉल्केनो जो है वो इरप्ट हो जाए। उसके बाद देखिए इस वीडियो से आप क्या समझ रहे हैं, डेटा थेफ्ट, यानी जो डेटा है आगे आने वाले समय में, देखिए हमेशा से पुराने इन्वायरमेंट जो है उस पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है वो हमेशा से हमने देखा है, लेकिन अब एक ये नए तरह का रिस्क जो है, जोखिम है, वो हमारे लिए आ रहा है क्योंकि हम डेटा पे बहुत ज़्यादा जो है डिपेंडेंट रहते हैं। तो अब एक मैसिव इंसिडेंट हो सकता है डेटा फ्रॉड का और थेफ्ट का, कि अगर हमारा डेटा चोरी हो जाएगा तो उसका जो नुकसान हमको किस तरीके से देखना हो सकता है, एक ये भी बहुत बड़ा रिस्क जो है इंक्लूड किया गया है। उसके बाद देखिए साइबर अटैक्स, बहुत ज़्यादा कंपनीज, हम अपना सब कुछ आजकल जो डेटा, डीएनए डेटा बैंक की भी बात हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन हमारी लाइफ से जुड़ी, गवर्नमेंट से जुड़ी, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी, बिजनेस लीडर्स जो हैं उनकी इंफॉर्मेशन, सब कुछ डेटा ही तो है आजकल। तो बहुत बड़े बड़े साइबर अटैक्स होने का भी जो रिस्क है, क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट्स तो सोसाइटी में होते ही हैं, वो भी इस जो लिस्ट है 2019 उसमें ऐड किया गया है, लार्ज स्केल साइबर अटैक्स। राइट, उसके बाद देखिए इंसान की गलती की वजह से भी बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स आते हैं, जिस तरह से पोल्यूशन हो रहा है। हम ऑल दो गवर्नमेंट बहुत ट्राई करती है रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने के लिए, इसलिए ये रिपोर्ट का सबसे ज़्यादा फायदा गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी को भी है, ताकि लोग भी इस चीज़ को समझें कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। तो मैन मेड डिजास्टर्स भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं इस वीडियो से, ऑयल स्पिलेज, कि आपने सुना होगा कि इंसानों की वजह से ऑब्वियसली कि जब समुद्र में ऑयल कोई शिप कैरी कर रही है और वहाँ पे ऑयल पूरा गिर जाता है, तो उस तरीके से पूरी जो इकोसिस्टम है, मैरीन इकोसिस्टम है, उसको कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि ऑयल गिर जाएगा तो सनलाइट नीचे नहीं पहुंच पाएगी, उससे जितनी भी वहाँ पे स्पीशीज हैं उनको बहुत फर्क पड़ता है। राइट, उसके बाद देखिए रेडियो एक्टिव एमिशंस जो हैं, कंटामिनेशन जो है, क्योंकि जितना रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हम यूज करते हैं, आज भी हमारे पास उनको अच्छे से डिकम्पोज करने का कोई भी प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। तो आगे आने वाले समय में जैसे जैसे ये जितना एक्यूमुलेट होगा उतना ज़्यादा खतरा हमारे लिए जो है वो हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइग्रेशन, इन सब वजह से क्या फर्क पड़ रहा है कि जो स्पीशीज हैं वो माइग्रेट कर रही हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, उससे जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। और 1970 से आगे तक की बात करें तो 60% स्पीशीज जो वर्टिब्रेट स्पीशीज हैं उनका माइग्रेशन, हमने जो अनवांटेड माइग्रेशन जो है वो देखा है। ओके, इनवॉलेंट्री माइग्रेशन, यानी किसी वजह से जो ये वैसे तो बहुत सारे बर्ड्स और स्पीशीज हैं जो अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल के हिसाब से या हैबिटेट साइकिल के हिसाब से माइग्रेट करते हैं, लेकिन ये माइग्रेशन इनवॉलेंट्री है, यानी उनकी मर्जी के बिना, क्योंकि इन्वायरमेंट में इस तरह की चेंज आ रही है किसी भी कारणवश और उनको माइग्रेट करना पड़ रहा है। इस वजह से इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम क्या होता है आपका, कि जो भी नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स
एक हैबिटेट में इंटरैक्ट करते हैं उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। पूरा जो इंटरैक्शन है नॉन लिविंग थिंग्स का लिविंग थिंग्स से, तो उस पूरे पे इस माइग्रेशन का बहुत ज़्यादा असर जो है वो देखने को मिल सकता है। उसके बाद मेजर डाइवर्सिटी लॉस भी हो सकता है, चाहे वो आपका मरीन हैबिटेट हो या आपका जो लैंड हैबिटेट है वहाँ की बात की जाए। तो बहुत ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है वो भी, बायोडाइवर्सिटी क्या है आपकी, कि जितने भी डिफरेंट तरह के एनिमल स्पीशीज हैं, प्लांट स्पीशीज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब इकोसिस्टम चलाते हैं, बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन रखने में हेल्प करते हैं। तो अगर ये खत्म हो जाएंगे, इनकी स्पीशीज खत्म हो जाएंगी, तो भी हमको जो इफेक्ट है एक बुरा वो देखने को मिलेगा। तो इसको भी रिस्क फैक्टर में इंक्लूड किया गया है। और उसके बाद देखिए वाटर क्राइसिस, ऑलरेडी हम ये फेस कर चुके हैं कुछ हद तक। आपने शिमला में इंडिया में सुना होगा, और उससे बड़ा केप टाउन जो वाटर क्राइसिस था वो सबसे बड़ा 2018 में हमारा जो फैक्टर रहा है। उसके बाद इन सब से हमारे इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। जो एसेट बबल्स हैं यानी ओवर इन्फ्लेशन, जो हमारे एसेट्स हैं जैसे घर की कीमत हो गई, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके जो वैल्यूज हैं, जो प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिनको हम एसेट बबल्स बोलते हैं। तो ओवरऑल पूरा जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं संभावनाओं की लिस्ट में ये सब ऐड किया गया है। जो भी हमने डिस्कस किए ये टॉप 10 रिस्क थे, संभावना जिनकी होने की है कि ये हो सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकती है। दूसरा है इम्पैक्ट की वजह से, मे बी टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहे हैं। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स, एटम बम्स हो गए, हिरोशिमा नागासाकी हम देख चुके हैं। देखिए कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है वो यूजफुल पर्पस के लिए आती है कि हम उसको सही तरीके से यूज करेंगे। लेकिन जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं सोसाइटी के, या किसी भी, अब नेगेटिव, हिरोशिमा नेगेटिव एलिमेंट तो नहीं था बट उन्होंने ऐसा किया अमेरिका ने, बट एनीवे, तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। ओके, और यहाँ पे एक नया है रैपिड मैसिव स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। इस पे एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं वो भी फैल सकती हैं। अब देखिए ये लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे इसलिए शो की है कि इनके बीच में एक इंटरकनेक्शन है कि अगर एक रिस्क होता है उसकी वजह से दूसरा रिस्क होगा। देखिए ये सारे रिस्क होंगे तो कंट्री की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा तो रीजनल सिक्योरिटी पे फर्क पड़ेगा। सपोज अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, क्योंकि हमने बायोडाइवर्सिटी का पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया, बायोडाइवर्सिटी के लॉस से कहाँ पे फर्क पड़ेगा, आपके फूड चेन पे फर्क पड़ेगा। फूड चेन पे फर्क पड़ेगा तो इंसान जो है ह्यूमन, उनकी हेल्थ पे फर्क पड़ेगा। हेल्थ पे फर्क पड़ेगा क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप एक कंट्री के सिटीजन्स के पास हेल्थ नहीं है तो वो कंट्री कभी भी प्रॉस्पर नहीं कर सकती। हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा तो जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस पर फर्क पड़ेगा। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फर्क पड़ेगा तो जो आपका रीजनल सिक्योरिटी है कंट्री का उस पर फर्क पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि इंटरकनेक्टेड है। वाटर क्राइसिस होगा तो बायोडाइवर्सिटी में चेंज आएगी, लोगों की हेल्थ खराब होगी, इकोनॉमिक लॉसेस होंगे, तो सब चीजें ये इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये रिस्क जो है ये आप देख सकते हैं, टॉप 10 रिस्क बाय लाइक्लीहुड और बाय इम्पैक्ट, क्या क्या लिस्ट ये हैं। अब थोड़ा सा अगर एनालिसिस करें इस रिपोर्ट का कि हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इन्वायरमेंटल रिस्क जो हैं वो सबसे ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी से भी रिस्क है, जैसे हमने डेटा फ्रॉड की बात की, साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक्स की बात की, लेकिन फिर भी इन्वायरमेंट रिस्क सबसे ज़्यादा है, राइट। उसके बाद ग्लोबल रिस्क आर इंटेंसिफाइंग। अब जैसे जैसे नए नए रिस्क भी आ रहे हैं वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी कैपेसिटी है इनके खिलाफ लड़ने की वो कम होती जा रही है, क्योंकि हमारी आजकल पॉलिटिकल विल इतनी कुछ अजीब तरीके की हो गई है, अथॉरिटेटिव हो गई है कि हम अपने इनर मैटर्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और ग्लोबली अर्थ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे, कम सोच रहे हैं। ओके, तो इससे जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें कंट्री के इनर मैटर्स में आपकी लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी आ गई, आपकी राइट विंग आइडियोलॉजी आ गई। भारत की बात करें तो आपस में ही इनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि कौन पॉलिटिक्स में आएगा, बल्कि एक बड़ा खतरा जो है वो हमारा वेट कर रहा है एज अ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ओके, और उसके बाद साइबर अटैक्स की बात की हमने, और जितना अभी इस पे हमको स्पेंड करना चाहिए, जितना फाइनेंस करना चाहिए, हम उससे बहुत कम कर रहे हैं। हमको ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए इन रिस्क्स को घटाने के लिए और अपने आप को अडेप्ट करने के लिए, बिकॉज जो मेजर पावर्स हैं अगर आपस में उन्हीं की लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी तो ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है उसी को पूरा खतरा जो है वो हो जाएगा, राइट।
तो ये सब था आपका ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2019। क्योंकि ऑब्वियसली इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि हम पहले ही ये रिपोर्ट ला रहे हैं कि ये सब होने वाला है। आप एज अ कंट्री तैयार हो जाइए, बिजनेस लीडर्स तैयार हो जाइए कि इन सब चीज़ें अगर ऐसा होता है तो आप इनको कैसे टैकल करेंगे। क्योंकि अगर हमें पता हो कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है तो हम उसको फेस करने के लिए रेडी रहेंगे, या उसके खिलाफ कैसे लड़ना है हम रेडी रहेंगे। तो यहाँ पे आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, राइट। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।